नमस्कार, वेरी गुड मॉर्निंग। स्वागत है आपका एएनबी न्यूज में। आप देख रहे हैं राजधानी लाइव और मैं हूं आपके साथ सदफ फातिमा। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। पहलगाम आतंकी हमले के बाद देश भर में सुरक्षा और पहचान को लेकर चिंताएं बढ़ गई हैं। दिल्ली के मंडोली रोड मार्केट में अब फल और सब्जी विक्रेताओं को अपनी पहचान उजागर करने के निर्देश दिए गए हैं। मार्केट ट्रेडर्स एसोसिएशन ने सख्त रुख अपनाते हुए कहा कि जो भी रेहड़ी वाला अपनी पहचान नहीं बताएगा उसे मार्केट में काम नहीं करने दिया जाएगा। इसके साथ ही रेहड़ी वालों के आधार कार्ड भी एसोसिएशन के कार्यालय में जमा कराए जा रहे हैं। एसोसिएशन का दावा है कि इस फैसले के बाद कई मुस्लिम विक्रेताओं ने मार्केट में आना बंद कर दिया। मंडोली रोड मार्केट ट्रेडर्स एसोसिएशन के अध्यक्ष बिन्नी वर्मा ने कहा कि पहलगाम में आतंकियों ने धर्म पूछकर हिंदुओं की हत्या की, जो बेहद निंदनीय है। इसी को ध्यान में रखते हुए मार्केट में फैसला लिया गया कि अब हर विक्रेता को अपना नाम उजागर कर ही सामान बेचना होगा। पहलगाम आतंकी हमले के बाद देश भर में सुरक्षा और पहचान को लेकर चिंताएं बढ़ गई हैं। आपको बता दें, अब दिल्ली के मंडोली रोड मार्केट में फल और सब्जी विक्रेताओं को अपनी पहचान उजागर करने के निर्देश दिए गए हैं। यानी कि जो भी रेहड़ी वाला अब अपनी पहचान नहीं बताएगा उसे मार्केट में काम नहीं करने दिया जाएगा। वहीं एसोसिएशन का दावा है कि इस फैसले के बाद कई मुस्लिम विक्रेताओं ने मार्केट में आना बंद कर दिया है। मंडोली रोड मार्केट ट्रेडर्स एसोसिएशन के अध्यक्ष बिन्नी वर्मा ने कहा कि पहलगाम में आतंकियों ने धर्म पूछकर हिंदुओं की हत्या की है, जो बेहद निंदनीय है। और ज्यादा जानकारी के साथ दिल्ली से संवाददाता राजीव तिवारी का रुख कर लेंगे। राजीव, जब से पहलगाम में आतंकी हमला हुआ है उसके बाद पहचान को लेकर मानो जैसे जंग छिड़ी हुई है। अब दिल्ली में भी रेवड़ी वाले को जब तक काम नहीं करने दिया जाएगा जब तक वो अपनी पहचान नहीं बता देते हैं। इसके लेकर और क्या जानकारी आपके पास? देखिए, यहाँ पर बात करें जिस तरीके से आतंकी हमले की, तो आतंकी हमले को लेकर लगातार जिस तरीके से सरकार अपनी तरफ से कदम उठाती नजर आ रही है, वहीं आम जनता की बात करें या फिर मार्केट एसोसिएशन के अध्यक्षों की बात करें, उनकी तरफ से भी अब कदम उठाने की कोशिश जो है वो की जा रही है। और ये कोशिश जो है वो काफी हद तक, कुछ हद तक कह सकते हैं, कारगर भी होती नजर आ रही है। क्योंकि जिन कस्ते जो मुस्लिम समुदाय की या फिर जो लोग अपनी पहचान छुपा कर कहीं ना कहीं कार्य कर रहे हैं दिल्ली के अंदर या फिर पूरे देश के अंदर, उनकी पहचान जो है उजागर करने के लिए अब मार्केट एसोसिएशन के लोगों ने अपनी तरफ से पहल की गई है। क्योंकि सरकार की बात करें तो लगातार कहीं ना कहीं सरकार के द्वारा जरूर कदम उठाए जा रहे हैं, मगर उस सरकार के कदम के बावजूद भी कहीं ना कहीं जनता जो है वो यही जानना चाहती है कि दिल्ली के अंदर लगातार सुरक्षा व्यवस्था कड़ी की जाए। और दूसरा, जो आतंकी हमला हुआ है पहलगाम के अंदर, वहां पर कहीं ना कहीं सुरक्षा व्यवस्था ऐसी और ज्यादा की जाए ताकि आतंकवाद को करारा जवाब जो है वो दिया जा सके। और दूसरा, यहाँ पर पाकिस्तान का बार बार नाम आ रहा है, तो पाकिस्तान को भी कैसे कड़े शब्दों में जवाब जो है वो मिलना चाहिए। मगर यहाँ पर बात करें आम जनता की, तो आम जनता के बीच में जरूर नाराजगी देखने को मिल रही थी इस पहलगाम आतंकी हमले को लेकर। मगर अब जिस तरीके से ये भी जानकारी मिल पाई कि अब पहलगाम के आतंकी हमले के अंदर सिर्फ धर्म पूछकर गोलियां चलाई गई थी आतंकवादियों के द्वारा, तो यही चीज जो है वो अब कहीं ना कहीं जनता जो है वो यही इसी सवाल का जवाब जो है जानना चाहती है। और जिन लोगों के द्वारा अपनी पहचान छुपाई जा रही है, अब उनके लिए तमाम मार्केटों की बात करें तो मार्केट एसोसिएशन की तरफ से कल जिस तरीके से मंडोली के अंदर जिस तरह की मार्केट एसोसिएशन की तरफ से कदम उठाया गया, और वो कदम जो है कुछ हद तक कारगर भी होता हुआ नजर आया। क्योंकि मार्केट एसोसिएशन की तरफ से ये कहा गया है कि जो सब्जी विक्रेता है, यानी कि फुटपाथ पर जो रेहड़ी पटरी लगाते हैं, जो अपनी पहचान छुपाकर सब्जी और फल वगैरह बेचते हैं, उनके लिए अपनी पहचान को उजागर करने की बात की गई है। और यहाँ तक कि मार्केट एसोसिएशन के जो अध्यक्ष है बिन्नी सिंह, उनकी तरफ से बिल्कुल कहा गया है कि अब जितने भी सब्जी विक्रेता है या फल विक्रेता है, उनके आधार कार्ड भी वो अपने पास एक कॉपी उसकी जमा करेंगे, ताकि जो भी पहचान छुपाकर रह रहा है या फिर पहचान छुपाकर अपने आप को सब्जी विक्रेता बनाया हुआ है, फल विक्रेता बनाया हुआ है, उसकी पहचान जो है वो उजागर हो सके। और तमाम अपनी रेहड़ी पटरियों पर भी उनको अपने नाम का बोर्ड जो है वो लगाना होगा, जिससे कहीं ना कहीं ये स्पष्ट हो सके कि वो कौन से धर्म का है और किस तरीके से वो कार्य कर रहा है। मगर यहाँ पर
अक्सर ये देखने को मिलता है कि लोग जो है वो अपनी पहचान छुपाकर किसी और नाम का इस्तेमाल करते हैं, जिससे कहीं ना कहीं लोगों के बीच में एक कंफ्यूजिंग बनती है। वही कंफ्यूजिंग को दूर करने के लिए मार्केट एसोसिएशन की तरफ से अब कदम उठाया गया, और यहाँ तक कि मार्केट एसोसिएशन की तरफ से ये भी कहा गया है कि काफी विक्रेता ऐसे हैं जिन्होंने अपनी पहचान छुपा रखी थी, अब वो रेडी पटरी जो है वो नहीं लगा रहे हैं, और उनकी वजह से कहीं ना कहीं जो आम जनता के बीच में जो डर का माहौल था वो कहीं ना कहीं कम होता नजर आ रहा है। मगर बाकी सब्जी विक्रेताओं की और फल विक्रेताओं की बात करें तो उनकी तरफ से जरूर कहा जा रहा है कि ये एसोसिएशन की तरफ से जो कदम उठाया गया ये काफी सराहनीय है। इससे कहीं ना कहीं उसकी जो पहचान है वो छुपेगी नहीं, और वो जनता के सामने बिल्कुल पेश होता हुआ नजर आएगा। जी, तो क्या इससे व्यापारियों में किसी तरीके की कोई नाराजगी भी देखी गई है? क्योंकि खबर तो ऐसी भी सामने आई है राजीव के मुस्लिम विक्रेताओं ने और मुस्लिम व्यापारियों ने मार्केट में अब आना बंद कर दिया। देखिए यहाँ पर बात करें जिस तरीके से मंडौली के मार्केट एसोसिएशन की तरफ से जो कदम उठाए गए, यही कदम जो है तमाम मार्केटों के द्वारा भी उठाना चाहिए। मगर यहाँ पर बात करें जिस तरीके से मंडौली के अंदर जिस तरीके से मार्केट एसोसिएशन की तरफ से जानकारी दी गई कि काफी विक्रेता ऐसे हैं जो यानी कि सब्जी विक्रेता, फल विक्रेता ऐसे हैं जिनको जैसे ही जानकारी मिली कि मार्केट एसोसिएशन की तरफ से ये कदम उठाया गया कि वो अपनी पहचान जो है वो उजागर करेंगे और अपने नाम का जो बोर्ड है वो लगाएंगे, और उसके अपने आधार कार्ड की कॉपी जो है वो मार्केट एसोसिएशन के पास एक जमा करनी होगी, जिससे उसकी पहचान जो है वो उजागर हो सके। और यही पहचान उजागर करने की वजह से कहीं ना कहीं काफी विक्रेता जो ऐसे हैं जिन्होंने अपनी रेडी पटरी लगाना ही बंद कर दिया है। मगर यही पहल जो है वो दिल्ली के तमाम मार्केटों के अंदर भी होनी चाहिए, जिससे कहीं ना कहीं जो लोग अभी तक अपनी पहचान छुपा कर रह रहे हैं या फिर अपने व्यवसाय को छुपा कर अपने कार्य कर रहे हैं, नाम को जो छुपा रहे हैं, उनकी उजागर जो कैसे पहचान जो है वो उजागर हो। और यही कोशिश जो है वो अब मंडौली के मार्केट एसोसिएशन की तरफ से की गई है, तो उसकी तरफ से भी कहीं ना कहीं ये कोशिश जो है वो काफी सफल होती नजर आ रही है। बाकी विक्रेताओं की बात करें तो बाकी विक्रेताओं की तरफ से इस कदम को काफी अच्छा बताया गया है, और ये भी कहा गया है कि जो लोग अपनी पहचान छुपाते हैं उनको अब अपनी पहचान छुपानी नहीं पड़ेगी। और इसी वजह से कहीं ना कहीं मार्केट एसोसिएशन की तरफ से जो कदम उठाया गया है उसकी वजह से मंडौली के मार्केट के अंदर काफी विक्रेता जो है वो अपने आप को वहां से गायब कर चुके हैं। जी, तो दिल्ली के मंडोली रोड मार्केट के अलावा क्या कोई और मार्केट में भी इस तरीके की पहल सामने आई है, और अगर नहीं आई है तो क्या वहां भी ऐसा कुछ होगा? देखिए यहाँ पर बात करें जिस तरीके से आतंकी घटना को लेकर जिस तरीके से धर्म कूट के जिस तरीके से गोली चलाई गई थी, उसी को लेकर जनता के बीच में नाराजगी है, चाहे वो व्यापारी हो या फिर कहे पॉलिटिकल नेता हो या फिर आम जनता हो या फिर महिला हो, सभी के बीच में नाराजगी देखने को मिल रही थी। और इसी नाराजगी की वजह से कहीं ना कहीं जनता भी इस सवाल का जवाब जानना चाहती थी कि कैसे जिस तरीके से धर्म कूट कर गोलियां क्यों चलाई गई थी। मगर अब उस धर्म को उजागर करने के लिए लगातार मंडौली की मार्केट एसोसिएशन की तरफ से जिस तरीके से कदम उठाया गया, और ये कदम जो है मार्केट एसोसिएशन की तरफ से बिल्कुल साफ कर दिया गया, ये कदम जो है वो काफी कारगर होता नजर आ रहा है। इसी वजह से जो लोग अपने धर्म छुपाकर या फिर अपना नाम छुपाकर अपना कैसे रेडी पटरी लगा रहे थे, अब वो कहीं ना कहीं डर की वजह से वो वहां पर नहीं आ रहे हैं। तो इससे कहीं ना कहीं काफी मैसेज जो है वो सही तरीके से जाता नजर आ रहा है, और यही कोशिश जो है दिल्ली के तमाम मार्केटों के अंदर भी होनी चाहिए। मगर बाकी मार्केटों की बात करें, क्योंकि मंडौली के अंदर जरूर मार्केट एसोसिएशन की इस कदम से कहीं ना कहीं सफलता हासिल होती नजर आ रही है, यही सफलता जो है वो बाकी मार्केटों के अंदर भी होनी चाहिए। मगर अभी तक बाकी मार्केटों की बात करें, चाहे वो दिल्ली की बड़ी मार्केट हो, छोटी मार्केट हो, वहां पर अभी तक इस तरीके का कदम जो है वो नहीं उठाया गया। और मंडौली के अंदर जिस तरीके से मार्केट एसोसिएशन की तरफ से कदम उठाया गया है, तो बाकी मार्केटों के पास भी कहीं ना कहीं या फिर क्या है मार्केट एसोसिएशन के पास भी इस तरीके का मैसेज जो है वो अब पहुंचता नजर आएगा, जिससे कहीं ना कहीं मार्केट एसोसिएशन की तरफ से फिर इस तरीके की कोशिश जो है वो बाकी मार्केटों में भी की जा सकती है। जी, तो इस कदम के ऊपर सरकार की क्या कुछ प्रतिक्रिया सामने आई है राजीव? देखिए यहाँ पर बात करें जिस तरीके से मंडौली के अंदर जिस तरीके से जो नाम छुपाकर व्यवसाय कर रहे थे या फिर कहें जो नाम छुपाकर रेडी पटरी लगा रहे थे, उनके इस कदम से कहीं ना कहीं मार्केट एसोसिएशन के कदम से वहां के जो स्थानीय लोग हैं उनकी तरफ से कहीं ना कहीं ये कहा गया कि ये कदम जो है वो पहले भी उठाना चाहिए था, और कहीं ना कहीं जिस तरीके से कदम उठाया गया है वो कहीं ना कहीं सफल बताया जा रहा है। और दूसरा यहाँ पर बात करें पॉलिटिकल नेताओं की, कुछ हद तक जो वहां के मंडौली के जो पॉलिटिकल नेता जो है उनकी तरफ से भी इसको सही बताया जा रहा है। तो कहीं
ना कहीं इस कदम को और बड़े लेवल पर कहीं ना कहीं सरकार को ले जाना चाहिए। अगर यहाँ पर बात करें बाकी मार्केटों के अंदर अभी तक इस तरह का कोई भी कदम नहीं उठाया गया है, तो अब सरकार तक जिस तरीके से मैसेज पहुंच रहा है, तो सरकार को कहीं ना कहीं यह सुनिश्चित करना होगा, दिल्ली की नहीं पूरे देश की तमाम मार्केटों के अंदर जो लोग अपनी पहचान छुपाकर अभी तक कार्य कर रहे हैं, उनको कहीं ना कहीं उजागर किया जाए। और इसी को लेकर जिस तरीके से कहते नागरिकता जो है वो कहीं ना कहीं पहचान करने की बात की जा रही थी, दिल्ली पुलिस को भी 2024 के अंदर इसको लेकर पहचान बांग्लादेशी और रोहिंग्याओं की पहचान करने के लिए उस समय भी कोशिश की गई थी, मगर उस समय भी कहीं ना कहीं पहचान नहीं हो पा रही थी फर्जी डॉक्यूमेंट्स की वजह से। अब वही चीज जो है वो मार्केट एसोसिएशन की तरफ से की गई है, तो वही चीज अब कितनी सफल हो पाएगी, क्योंकि अब दिल्ली पुलिस को भी पास से कहीं ना कहीं ऑर्डर दे दिए गए कि आधार कार्ड को वैलिड नहीं माना जाएगा, पैन कार्ड को वैलिड नहीं माना जाएगा और राशन कार्ड को वैलिड नहीं माना जाएगा, सिर्फ पासपोर्ट और वोटिंग कार्ड को ही वैलिड माना जाएगा। तो इसी तरीके की मार्केट एसोसिएशन की तरफ से भी जो पहल की गई है, इससे भी कहीं ना कहीं बड़ा फर्क जो है वो बिल्कुल देखने को मिल सकता है। और खास तौर पर जो लोग अपनी पहचान छुपा कर या फिर कहे बांग्लादेशी है या फिर रोहिंग्या है या फिर पाकिस्तान से आए हुए लोग हैं, जो अपनी पहचान दिल्ली के अंदर छुपा कर व्यापार कर रहे हैं, रेडी पटरी लगाते हैं, सब्जी विक्रेता बने हुए हैं या फिर फल विक्रेता बने हुए हैं, उनकी पहचान जो है वो अब उजागर होती हुई नजर आएगी। जी। और जो लोग पहचान छुपाकर लगातार मार्केट में काम कर रहे थे, रेवड़ी लगा रहे थे, उनकी जब पहचान उजागर होगी और वो जो जिस तरीके से डॉक्यूमेंट अब वैलिड नहीं बताया जा रहा है, तो उस पर क्या कार्रवाई हो सकती है जो लोग लगातार पहचान छुपाकर काम कर रहे थे? देखिए, यहाँ पर बिल्कुल सही कहा आपने। यहाँ पर बात करें मंडोली की मार्केट एसोसिएशन के द्वारा जो कदम उठाया गया पहचान को उजागर करने के लिए, क्योंकि मार्केट एसोसिएशन की तरफ से कहा गया कि वो एक आधार कार्ड की जो कॉपी है वो अपने पास रखेंगे, जितने भी सब्जी विक्रेता है, जितने भी फल विक्रेता है, तो जिससे कहीं ना कहीं यह स्पष्ट हो पाएगा कि वो कौन सा नाम जो अपने नाम है उनका और किस नाम को वो छुपाने की कोशिश कर रहे हैं। और यही चीज जो है वो कल मार्केट एसोसिएशन की तरफ से देखने को मिली। काफी ऐसे विक्रेता थे, सब्जी विक्रेता थे, फल विक्रेता थे, जो कहीं ना कहीं मार्केट के अंदर अपनी रेडी पटरी अब नहीं लगा रहे, तो इससे कहीं ना कहीं उनकी पहचान जो है वो उजागर होती हुई नजर आई कि वो अपने आप को छुपाने की कोशिश कर रहे थे। और इसकी जानकारी जो है वो अब दिल्ली पुलिस को दी जाएगी और दिल्ली पुलिस जो है वो उन व्यक्तियों की अब पहचान करेगी जिन लोगों के लिए कहीं ना कहीं जो लोग अपनी पहचान छुपा कर यहाँ पर रेडी पटरी लगा रहे थे, अब दिल्ली पुलिस को आसानी मिल जाएगी कि उनकी पहचान की जाए और वो वाकई में ही पाकिस्तानी है, बांग्लादेशी है या फिर रोहिंग्या है, तो उनको वापस भेजने के लिए अब कदम जो है वो उठाने में सफलता हासिल हो पाएगी दिल्ली पुलिस को। जी। लेकिन जैसा कि जानकारी सामने आई है राजीव, कि अब आधार कार्ड और जो पैन कार्ड है उसको वैलिड नहीं माना जाएगा, क्योंकि कोई भी फेक बना सकता है। तो ऐसे में जो भी रेवड़ी लगाने वाले हैं मंडोली मार्केट में, उनके जितने भी आधार कार्ड हैं वो एसोसिएशन में जमा करवा लिए गए हैं, तो वो भी तो फेक हो सकती है। फिर उस पर क्या कार्रवाई होगी अगर आधार कार्ड और पैन कार्ड फेक निकलता है तो? देखिए, बिल्कुल सही कहा आपने। यहाँ पर गौर करने वाली बात यही चीज है कि क्योंकि सरकार की तरफ से आधार कार्ड और पैन कार्ड और राशन कार्ड को अब पहचान के लिए वैलिड नहीं माना जा रहा है, तो कहीं ना कहीं अब मार्केट एसोसिएशन को, जिस तरीके से मार्केट एसोसिएशन की तरफ से खासतौर पर मंडोली की बात करें तो उनकी तरफ से जो पहल की गई है कि आधार कार्ड वो अपने पास जमा करेंगे, और दूसरा जितने भी सब्जी विक्रेता है, फल विक्रेता है, वो अपनी पहचान को उजागर करेंगे। यानी कि अगर वो नाम बदलकर, यानी कि मुस्लिम समुदाय का अगर वो नाम बदलकर हिंदू नाम रखकर दुकान या फिर रेडी पटरी चला रहा है, तो उसकी पहचान जो है वो अब उजागर की जाएगी। दूसरा यहाँ पर बात करें मार्केट एसोसिएशन की तरफ से जिस तरीके से आधार कार्ड जमा करने की बात की गई है अपने पास, मगर यहाँ पर बात करें सरकार ने आधार कार्ड को वैलिड नहीं माना है, तो इससे साफ जाहिर है क्योंकि लोगों की द्वारा कहीं ना कहीं फर्जी आधार कार्ड, फर्जी वोटिंग कार्ड और फर्जी कहते राशन कार्ड बनवाने के बाद कहीं ना कहीं अपनी पहचान जो है वो छुपाई जाती थी। मगर अब जिस तरीके से मार्केट एसोसिएशन की तरफ से कदम उठाया गया, आधार कार्ड के साथ साथ उनको और जो वोटिंग कार्ड है वो भी अपने पास रखना होगा, ताकि तब कहीं ना कहीं सुरक्षित जो है वो माना जा सकता है। क्योंकि यहाँ पर बात करें सरकार के द्वारा सिर्फ 2 ही डॉक्यूमेंट्स को वैलिड जो है वो माना जा रहा है, एक है पासपोर्ट और दूसरा है वोटिंग कार्ड। मगर यहाँ पर बात करें वोटिंग कार्ड जो है वो हर व्यक्ति के पास बिल्कुल उपलब्ध हो सकता है, चाहे वो दिल्ली का निवासी हो या फिर किसी और राज्य का निवासी हो, उसके पास अपना वोटिंग कार्ड जो है वो बिल्कुल होता है। और जिसकी वजह से कहीं ना कहीं मार्केट एसोसिएशन को अब और ज्यादा आसानी होगी, आधार कार्ड को ना लेकर वो पैन कार्ड जो वोटिंग कार्ड है उसको जमा करें, क्योंकि पासपोर्ट जो है वो हर व्यक्ति के पास
नहीं होगा, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं उसकी पहचान जो है वो नहीं हो पाएगी। मगर मार्केट एसोसिएशन की तरफ से अब आधार कार्ड के साथ साथ कहीं ना कहीं वोटिंग कार्ड को भी जमा करना होगा, तब कहीं ना कहीं उसकी पहचान जो है, जो अभी तक पहचान छुपाकर अभी भी कार्य कर रहे हैं, उनकी पहचान भी उजागर हो सके और उनकी पहचान उजागर करने के बाद उसकी जानकारी जो है वो दिल्ली पुलिस को दी जाए, ताकि दिल्ली पुलिस जो है वो अपने तरफ से जो कोशिश कर रही है रोहिंग्या और पाकिस्तानियों की और बांग्लादेशियों की पहचान उजागर करने के लिए, वो कोशिश में वो सफलता हासिल कर सके। जी राजीव, कई बार हमने ऐसे देखा है कि कोई ऐसे जो बाहर से आते हैं और जो नाम छुपा कर रहते हैं, खास करके पाकिस्तानी और बांग्लादेशी की हम बात कर लें, रहते तो मुस्लिम हैं लेकिन अपना नाम छुपाने के लिए हिंदू वाला नाम रख लेते हैं। तो अगर वो कैसे उजागर होगा, उसकी कैसे पहचान होगी, इसके बारे में क्या जानकारी? देखिए, बिल्कुल आपने यहाँ पर बिल्कुल सही कहा, क्योंकि यहाँ पर बात करें पाकिस्तान से आए हुए लोग या फिर बाकी कैसे जो बांग्लादेशी हैं, जो अपनी पहचान छुपाकर या फिर चोरी छुपे भारत देश के अंदर प्रवेश कर जाते हैं और वो अपनी पहचान छुपाकर फर्जी डॉक्यूमेंट्स बनवाते हैं, फिर फर्जी डॉक्यूमेंट्स के माध्यम से कहीं ना कहीं वो अपने आप को नागरिक शो करने की कोशिश करते हैं। और यही परेशानी जो है वो 2024 के अंदर भी दिल्ली पुलिस को देखने को मिली थी। मगर अब दिल्ली पुलिस के पास अधिकार दिए गए हैं सरकार के द्वारा कि पैन कार्ड और राशन कार्ड और आधार कार्ड को वैलिड जो है वो नहीं माना जाएगा, मगर अब कहीं ना कहीं पासपोर्ट की पहचान वैलिड मानी जाएगी और दूसरा वोटिंग कार्ड को वैलिड माना जाएगा। मगर उस समय भी कहीं ना कहीं यही चीज देखने को मिल रही थी कि दिल्ली पुलिस जब जांच कर रही थी रोहिंग्या की और पाकिस्तानियों की, तो कहीं ना कहीं यही देखने को मिल रहा था कि उनके पास वोटिंग कार्ड भी फर्जी देखने को मिल रहे थे, जिसकी वजह से दिल्ली पुलिस को काफी मशक्कत करनी पड़ रही थी उनकी पहचान को उजागर करने के लिए। मगर अब कहीं ना कहीं वोटिंग कार्ड के साथ साथ जिस तरीके से कैसे पासपोर्ट को भी वैलिड माना गया, मगर अब पासपोर्ट हर व्यक्ति के पास मिलेगा या नहीं मिलेगा, ये सबसे बड़ा सवाल खड़ा हुआ है। मगर दिल्ली पुलिस को इसके अंदर सफलता कितनी हासिल होगी, और जो मार्केट एसोसिएशन की तरफ से, जो मंडोली की मार्केट एसोसिएशन की तरफ से कदम उठाया गया है, उससे भी काफी हद तक फर्क जो है वो पड़ता हुआ नजर आएगा। क्योंकि जब दिल्ली पुलिस जाती है तो कहीं ना कहीं वो डॉक्यूमेंट्स के आधार पर ही जांच करती है, मगर यहाँ पर बात करें जब वो व्यवसाय करता है या फिर कहे व्यापार करता है, रेडी पटरी लगाता है, तो उसकी जानकारी जो है मार्केट एसोसिएशन के पास बिल्कुल नहीं होती है, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं ये चीज जो छुपाने में उन लोगों को आसानी हो जाती है। अब मार्केट एसोसिएशन को ये रास्ता मिल चुका है कि किस तरीके से उनकी पहचान जो है वो उजागर करनी है, और यही कोशिश जिस तरीके से मंडोली मार्केट की तरफ से एसोसिएशन की तरफ से की गई, जिससे कहीं ना कहीं काफी विक्रेताओं के द्वारा जो नाम छुपाकर अपनी पहचान छुपाकर अपने व्यवसाय कर रहे थे, रेडी पटरी लगा रहे थे, अब वो कहीं ना कहीं अपने आप को छुपाने के लिए वहां पर रेडी पटरी जो है वो नहीं लगा रहे, जिससे ये स्पष्ट हो चुका है कितने % लोग जो है वो अपनी पहचान छुपाकर इस तरीके के पटरी बाजार जो है उनमें अपने आप को छुपाकर बिल्कुल महफूज कर चुके हैं। जी बिल्कुल राजीव, अब देखने वाली बात होगी कि आगे और क्या कार्रवाई होती। बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए। तो आपको बता दें, अब पहलगाम आतंकी हमले के बाद देश भर में सुरक्षा और पहचान को लेकर चिंताएं बढ़ गई हैं। दिल्ली के मंडोली मार्केट में इसको लेकर लगातार एक्शन देखने को मिल रहा है। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे, फौरन लौटेंगे। आप बने रहे एएनबी न्यूज के साथ। पंजाब सरकार की योजनाएं देश के लिए मिसाल बनती जा रही है। इन सभी योजनाओं में से एक योजना है आम आदमी क्लिनिक योजना। पंजाब ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਵੀਂ ਸਿਹਤ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਚਲਾਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਵਾਅਦਾ ਵੀ ਕੀਤਾ ਸੀ ਜਦੋਂ ਵੋਟਾਂ ਵੇਲੇ ਕਿ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਸਪਤਾਲ ਤੇ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਮੁਹੱਲਾ ਕਲੀਨਿਕ ਕਾਮਯਾਬ ਨੇ, ਜਿਹਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਵੱਡੇ ਲੋਕ ਦੇਖਣ ਆਉਂਦੇ ਆ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਾਮਯਾਬ ਨੇ। आम आदमी क्लिनिक से मरीजों की परेशानी खत्म। सत श्री अकाल जी साਰਿਆਂ ਨੂੰ। मेरा नाम डॉक्टर पारुल है और मैं बतौर मेडिकल ऑफिसर 5 फेज़ मोहाली में काम कर रही हूँ। ये पंजाब सरकार द्वारा बहुत ही अच्छी मुहिम शुरू की गई है, जिसके अंतर्गत लगभग 80 तरह की दवाइयाँ, 38 तरह के डायग्नोस्टिक टेस्ट, सारा कुछ ही पेशेंट्स को फ्री में मुहैया कराया जा रहा है। क्लिनिक में आने वाले सारे मरीजों के रजिस्ट्रेशन से लेकर उसके इलाज, दी जाने वाली दवाओं का डेटा इलेक्ट्रॉनिक रूप से रखा जा रहा है। योजना के तहत आम आदमी क्लिनिक के डॉक्टर से लेकर फार्मासिस्ट तक को टैब दिया गया है, जिससे क्लिनिक में आने वाले मरीजों का सारा डेटा स्वास्थ्य विभाग के पास सुरक्षित होता है। सत श्री अकाल जी, मैं राकेश कुमार 11 फेज़ का निवासी। अज मैं पंजाब सरकार द्वारा आम आदमी क्लिनिक खोले गए, जोड़े
ਫੇਸ 7 ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗਾ, ਇੱਥੋਂ ਇਲਾਜ ਕਰਾਇਆ ਤੇ ਮੈਂ ਦੇਖ ਕੇ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਗਿਆ ਵੀ ਇੱਥੇ ਸਾਰੇ ਟੈਸਟ ਤੇ ਦਵਾਈਆਂ ਨਿਸ਼ੁਲਕ ਉਪਲਬਧ ਨੇ ਤੇ ਜੋ ਇੱਥੇ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦਾ ਰਵੱਈਆ ਹੈਗਾ ਉਹ ਇੱਕਦਮ ਇੱਕ ਕਹੋ ਕਿ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸੌਹਾਰਦਪੂਰਨ ਹੈ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਕਿ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਮਰੀਜ਼ ਵਾਂਗੂ ਐਂਟਰਟੇਨ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੇ, ਸਾਨੂੰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਐਂਟਰਟੇਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਮੈਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਅਤੀ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਐਡੀ ਵਧੀਆ ਵਿਵਸਥਾ ਕੀਤੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਤੇ ਐਡਾ ਵਧੀਆ ਇੰਫਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ ਖੜਾ ਕੀਤਾ हैगा ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ। अस्पतालों की लंबी लाइनों में लगने से मिला छुटकारा। राज्य के बड़े अस्पतालों के डॉक्टरों पर भी दबाव हुआ कम। क्लिनिक में रोजाना आते हैं करीब 60,000 मरीज। मैं कमलजीत सिंह मोहाली च ज्यादा आम आदमी क्लिनिक बनया, सानू बहुत फायदा हो गया। डॉक्टर भी अच्छे ने, मेडिसिन वगैरह जिहड़ियां हैगियां वो ठीक मिल जांदियां, जिस करके सानू काफी सहूलत है। इस योजना से अभी तक 2.89 करोड़ से अधिक लोग लाभ ले चुके हैं। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ से मैं जितेंद्र सिंह। हिमाचल की राजधानी शिमला से ANB न्यूज के लिए मैं ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आगे बढ़ेंगे। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव और राज्यसभा सांसद रामजी लाल सुमन को करनी सेना की ओर से लगातार जान से मारने की धमकियां मिल रही हैं। पार्टी का आरोप है कि अब तक उन पर 2 बार हमले भी हो चुके हैं। इसी को लेकर समाजवादी पार्टी ने आज प्रदेश भर के सभी जिला मुख्यालयों पर धरना और विरोध प्रदर्शन का ऐलान किया है। प्रदेश अध्यक्ष श्यामलाल पाल ने इस संबंध में निर्देश जारी कर दिए हैं। जानकारी के अनुसार 26 मार्च को सांसद सुमन के आवास पर जानलेवा हमला किया गया, जबकि 27 अप्रैल को बुलंदशहर जाते समय अलीगढ़ में उनके काफिले को निशाना बनाया गया। पार्टी ने आरोप लगाया है कि करनी सेना के इन हमलों और धमकियों पर सरकार और प्रशासन की ओर से कोई भी सख्त कार्रवाई नहीं की गई है, जिससे साफ है कि करनी सेना को सत्ता का संरक्षण प्राप्त है। पार्टी ने इसे दलित विरोधी मानसिकता करार देते हुए एकजुट होकर विरोध प्रदर्शन का आह्वान किया है। ज्यादा जानकारी दे रहे हैं लखनऊ से संवाददाता जितेंद्र चौहान। जितेंद्र, जिस तरीके से रामजी लाल सुमन पर अब तक 2 बार हमला हो चुका है करनी सेना की तरफ से, और ये भी अब आरोप लगाए जा रहे हैं कि कुछ भी सख्त कार्रवाई सरकार की तरफ से नहीं की गई है, पूरा मामला क्या है और अभी समाजवादी पार्टी का क्या कुछ कहना है, आगे वो क्या कार्रवाई कर सकती है, इस पर जानकारी दीजिएगा। देखिए, समाजवादी पार्टी की रणनीति साफ है और आज जिला मुख्यालयों पर बड़ा प्रदर्शन होगा। रामजी लाल सुमन की जिस तरह से धमकी दी जा रही है उसको लेकर कहीं ना कहीं सरकार को जगाने की ओर लेकर विपक्ष की ओर से समाजवादी पार्टी की ओर से विरोध प्रदर्शन करने का काम किया जाएगा। उसमें समाजवादी पार्टी की जो इकाइयां हैं वह सभी इकाइयों के कार्यकर्ता नेता प्रदर्शन करते नजर आएंगे। सभी सांसदों को कहा गया है, विधायकों को कहा गया है और कहीं न कहीं आज बड़ा विरोध प्रदर्शन लखनऊ में महानगर कार्यालय है समाजवादी पार्टी का, वहां से कहीं न कहीं विरोध प्रदर्शन होगा। और समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव भी हैं, सांसद भी हैं, रामजी लाल सुमन आगरा से सांसद है और अभी हाल में ही तस्वीरें सामने आई थी रामजी लाल सुमन जिन्होंने राणा सांगा को लेकर जो बयान दिया, जिसके बाद करनी सेना के अंदर गुस्सा उभरा था और कहीं न कहीं उनके घर पर भी हमला करने का काम किया गया था। और अभी हाल में ही अखिलेश यादव के बाद जाने के बाद रामजी लाल सुमन के काफिले पे हमला किया गया था, उससे कहीं न कहीं समाजवादी पार्टी इसकी निंदा कर रही है। और अखिलेश यादव कई प्रेस कॉन्फ्रेंस में रामजी लाल सुमन भी इस बात को कहते हैं सरकार ने किसी प्रकार की कोई बड़ी कार्रवाई नहीं की, उन लोगों को चिन्हित नहीं किया और कहीं जिन्होंने हमला करने का काम किया और लगातार जो धमकी मिल रही है पुलिस प्रशासन और सरकार काम करने का काम नहीं कर रही है और उनको करनी सेना को एक संरक्षण प्राप्त कर दे रही है सरकार। उसी संरक्षण के आधार पर कहीं न कहीं इस तरह की चीजें सामने आ रही थी। और आज समाजवादी पार्टी मुख्यालय में कह सकते हैं कि अखिलेश यादव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी बुलाई थी, लेकिन उससे पहले एक बड़ा विरोध प्रदर्शन होगा। 11 बजे के आसपास ये विरोध प्रदर्शन होना है। तमाम जो समाजवादी पार्टी की इकाइयां हैं, नेता हैं, विधायक हैं, सांसद हैं और युवा जन के हों, छात्र सभा के हों, इस सभी कार्यकर्ता नेता विरोध प्रदर्शन करते नजर आएंगे। और साफ ये कहा सकता है कि एक बड़ा विरोध प्रदर्शन होगा और सड़कों पे समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता दिखाई पड़ेंगे और रामजी लाल सुमन को जिस तरह से धमकी दी जा रही उसको विरोध में ये पूरा प्रदर्शन होगा।
तो समाजवादी पार्टी लगातार आरोप लगा रही है कि सरकार का संरक्षण मिला हुआ है करनी सेना को, इसी वजह से लगातार हमला हो रहा है। तो इस पर बीजेपी का क्या कुछ कहना है? कोई भी प्रतिक्रिया अभी तक आई है योगी सरकार की तरफ से? देखिए, सरकार की ओर से स्पष्ट चीजें साफ नजर आ रही कि जो भी दोषी है उनको खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। और साफ कहा सकता है कि हालांकि पुलिस प्रशासन का कहना है कि जांच की जा रही है, इनको लोगों को चिन्हित भी किया जा रहा है, लेकिन अभी तक कोई बड़ी कार्रवाई जिस तरह से अखिलेश यादव कह रहे हैं उस तरह की कोई बड़ी कार्रवाई नहीं हो पाई है। और शायद इसी से नाराज अखिलेश यादव हो, रामजी सुमन हो, वो कहीं ना कहीं लगातार बयान दे रहे हैं और कहीं ना कहीं इसको लेकर लगातार जो विरोध प्रदर्शन है वो दिखाई दे रहा है। और उसी क्रम में कह सकते हैं कि समाजवादी पार्टी की ओर से जो बात कही जा रही है वो कहीं ना कहीं साफ तौर पे कहा सकता है पूरी तरह से कहीं ना कहीं जो विरोध प्रदर्शन है वो कहीं ना कहीं करते नजर आएंगे और बड़ा विरोध प्रदर्शन होगा। और इसी में सरकार जिस तरह समाजवादी पार्टी की सरकार को नींद से जगाने का काम किया जाएगा। जानकारी दीजिएगा कि अब तक इस मामले में कितने एफआईआर दर्ज हो चुके हैं जितेंद्र? देखिए, एफआईआर तो अभी कही जा सकती है कि किसी प्रकार की कोई एफआईआर नजर नहीं आ रही है, लेकिन ये जो कह सकता है कि अज्ञात में पुलिस पूरी तरह से जांच कर रही है, सीसीटीवी फुटेज है उसको निकालने का प्रयास कर रही है और जांच करने की कोशिश कर रही है कि कहीं न कहीं जो विरोध प्रदर्शन है वो के माध्यम से सरकार को, प्रशासन को जगाने का काम किया जाए। तो प्रदेश भर में जो धरना प्रदर्शन का ऐलान किया गया है सपा की तरफ से, उसको लेकर लखनऊ में किस तरीके की सुरक्षा व्यवस्था है? देखिए, भारी संख्या में फातिमा सुरक्षा व्यवस्था के इंतजाम किए गए हैं, पीएससी की कंपनियां लगाई गई हैं, बड़े अधिकारी जो पुलिस के वो कहीं न कहीं वो नजर आएंगे। और सभी का कहना है कि जो समाजवादी पार्टी मुख्यालय के जो कार्यकर्ता नेता है जो भी अपराध विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं वो राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन देने का काम करेंगे। कलेक्ट्रेट में जाने का पूरी तरह से प्रयास किया जाएगा, उसको रोकने का प्रयास प्रशासन पूरी तरह से बैरिकेडिंग से लेकर तमाम जो व्यवस्थाएं होती है उसको कर रखा है। पहले भी अखिलेश यादव आए थे और रामजी लाल सुमन के आवास पर उनसे मुलाकात की थी, उनके परिजनों से मुलाकात की थी। उस दौरान क्या कुछ हुआ और करनी सेना का क्या कहना है कि वो जब तक पीछे नहीं हटेंगे जब तक रामजी लाल सुमन माफी नहीं मांग लेते? देखिए, करनी सेना का साफ ये कहना है कि रामजी लाल सुमन को पूरी तरह से माफी मांगनी चाहिए। हालांकि अखिलेश यादव पहले भी बयान दे चुके हैं कि राज्यसभा से उसको हटा दिया गया है, वहां से हटा दिया गया है और अब इसकी कोई बड़ी जरूरत नहीं है। और कहीं न कहीं करनी सेना से हमारे बहुत पुराने संबंध है, करनी सेना के तमाम अधिकारी से हमारे संबंध है सर, लेकिन वो सरकार पर सीधा निशाना साधने का काम कर रहे हैं कि सरकार ये सब कुछ करा रही है। और कहीं न कहीं बयान को बड़ी कह सकते हैं कि तोड़ मरोड़ के पेश करने का काम किया गया है। और उसी को लेकर राणा सांगा के बयान जो एक बार रामजी लाल सुमन ने दे चुके हैं उसको लेकर खींचतान की जा रही है और शायद इसमें राजनीति की जा रही है। अखिलेश यादव लगातार इसका कहीं न कहीं कई प्रेस कॉन्फ्रेंस में और बयानबाजी कर देते नजर आ रहे हैं। तो 27 अप्रैल को बुलंदशहर जाते समय जो उनके काफिले पर हमला हुआ था उस पर पुलिस की क्या कार्रवाई सामने हुई? क्योंकि खबरें ऐसी भी आई जितेंद्र कि लापरवाही बरतने के आरोप में चौकी इंचार्ज को सस्पेंड कर दिया गया था। लेकिन चौकी इंचार्ज को सस्पेंड किया गया, लेकिन क्या कहना है कि मामला अखिलेश यादव का इस बात का कहना है कि मामला पूरी तरह से पुलिस ने, जिन गुनाहगारों ने ये काम किया उनको पुलिस ने 2 घंटे के अंदर रिहा कर दिया, उनको जमानत दे दी और कहीं ना कहीं किसी प्रकार की जो ठोस कार्रवाई है वो कहीं नहीं की गई। और इस तरह का जो सांसद पे हमला, राष्ट्रीय महासचिव हैं रामजी लाल सुमन, इस तरह का हमला वो कहीं ना कहीं संविधान पे एक तरह का हमला जरूर कहा जा सकता है। और इस तरह की खुली छूट सरकार का संरक्षक साफ दिखाई दे रहा है और संरक्षक के आधार पे ही कहीं ना कहीं ये जो सभी जो कह सकते हैं कि अराजक तत्व और या करनी सेना के जो कार्यकर्ता है वो कहीं ना कहीं विरोध प्रदर्शन करते नजर आते हैं। और साफ कहा सकता है कि विरोध जताने के माध्यम से वो रामजी लाल सुमन को जान से मारने की धमकी भी दे रहे हैं। और कहीं ना कहीं जो करनी सेना है उसके पदाधिकारी को साफ तौर पे कहना है कि रामजी लाल सुमन जब तक माफी नहीं मांगेगी तब से करनी सेना उनको माफ करने का काम नहीं करेगी। तो क्या आने वाले दिनों में ये प्रदर्शन और बड़ा रूप ले सकता है जितेंद्र? देखिए, स्वाभाविक तौर पे कहा सकता है कि आज के प्रदर्शन के बाद तस्वीरें और साफ हो पाएंगी कि आखिरकार समाजवादी पार्टी क्या चाहती है। अगर इस तरह से करनी सेना द्वारा विरोध प्रदर्शन उनका जारी रहेगा या उनका विरोध जारी रहेगा रामजी लाल सुमन के प्रति, तो समाजवादी पार्टी कोई बड़ा विरोध भी कर सकती है और कहीं ना कहीं प्रदर्शन के माध्यम से सरकार और प्रशासन को जगाने का पूरी तरह से प्रयास करने का काम करेगी।
बहुत शुक्रिया जितेंद्र तमाम जानकारी साझा करने के लिए। तो आपको बता दें, समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव और राज्यसभा सांसद रामजीलाल सुमन को करनी सेना की ओर से लगातार धमकियां मिल रही हैं। आपको बता दें, इसी के विरुद्ध आज पूरे प्रदेश भर में समाजवादी पार्टी धरना प्रदर्शन करने वाली है और लगातार सरकार को घेरने का काम करेगी। आगे बढ़ेंगे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 5 से 9 मई तक शिमला दौरे पर रहने वाली हैं और इस दौरान वे राष्ट्रपति निवास दी रिट्रीट में ठहरेंगी। दौरे की तैयारियों को लेकर जिला दंडाधिकारी शिमला अनुपम कश्यप की अध्यक्षता में एक अहम बैठक आयोजित की गई है। बैठक में सभी विभागों को समयबद्ध और समन्वित ढंग से पुख्ता इंतजाम करने के निर्देश दिए गए हैं। डीएम ने लोक निर्माण विभाग को कल्याणी हेलीपैड से दी रिट्रीट तक मार्गों को दुरुस्त करने और राष्ट्रपति के काफिले के मार्ग पर बिजली की तारों के बेहतर रखरखाव को सुनिश्चित करने को कहा है। नगर निगम शिमला को दी रिट्रीट और आसपास के क्षेत्र में व्यापक साफ सफाई रखने के निर्देश दिए गए हैं। वहीं एसजेपीएनएल को राष्ट्रपति निवास में निर्बाध पानी की आपूर्ति सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं। रुक कर लेते हैं हिमाचल प्रदेश के ब्यूरो चीफ टीना ठाकुर का। टीना, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 5 से 9 मई तक शिमला के दौरे पर रहने वाली हैं। तैयारियां तो लगभग शुरू हो चुकी है, उनके क्या कुछ खास कार्यक्रम रहेंगे, जानकारी दीजिएगा। बिल्कुल फातिमा, देखिए हाई लेवल मीटिंग के बाद अब जो है जिला प्रशासन ने कल एक बैठक की है राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के दौरे को लेकर, क्योंकि 5 से 9 मई तक वो शिमला में रहने वाली है, यानी हिमाचल में रहने वाली है। और इसको लेकर विभिन्न विभागों को बुलाया गया था, बैठकें की गई और विभिन्न विभागों को अपनी तैयारियां जो है दुरुस्त करने के निर्देश दिए गए हैं। जहां पीडब्ल्यूडी विभाग को सड़कों की स्थिति जांचने के निर्देश दिए हैं, बिजली विभाग को सड़कें वगैरह जो तारें अनावश्यक तौर पर लटकी हैं उनको दुरुस्त करने के निर्देश डीएम ने दिया है। डीएम की अध्यक्षता में ये बैठक की गई थी। वहीं जो है पुलिस विभागों को भी सुरक्षा के जो इंतजाम है वो पुख्ता रखने के निर्देश डीएम की तरफ से मिले हैं। वहीं एसजेपीएनएल को निर्बाध रूप से रिट्रीट के लिए पानी की आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए कहा गया है। यानी कुल मिला के सभी विभागों को कल बुलाया गया था। डीएम ने सभी विभागों को बुलाया और सभी विभागों को अपनी तैयारियां दुरुस्त करने के निर्देश दिए हैं। ट्रैफिक विभाग को सड़कों किनारे जो अनावश्यक तौर पर जो गाड़ियां खड़ी रहती है उनको हटाने के निर्देश दिए गए हैं। और साथ ही जो किसी भी तरह की जो स्थिति है, आपात स्थिति है, उससे भी निपटने के लिए तमाम तरह के जो टीमें हैं उनको अलर्ट पे रहने के निर्देश हैं। साथ ही स्वास्थ्य विभाग को भी बुलाया गया और अग्निशमन विभाग को भी यहाँ पे बुलाया गया और अग्निशमन विभाग को जो रिट्रीट में जो फायर जो इक्विपमेंट्स लगे हैं उनको दुरुस्त रखने के निर्देश यहाँ पे डीएम की तरफ से दिए गए। आपको बताएं कि 5 से 9 मई तक हिमाचल आ रही हैं द्रौपदी मुर्मू। 6 मई को आट्रा के कार्यक्रम भाग लेंगी और 8 तारीख को वो उनका IIT मंडी जाने का प्रोग्राम है। इस दौरान वो शिमला में रिट्रीट में ठहरती हैं तो शिमला के जो गणमान्य व्यक्ति हैं उनके लिए एट होम का भी आयोजन करती हैं, यानी अपने रिट्रीट में वो शिमला शहर के गणमान्य लोगों को बुलाती है। वो हो सकता है कि 7 तारीख को वो एट होम का आयोजन यहाँ पे करें, क्योंकि 9 तारीख की उनकी वापसी है। कुल मिलाकर हर साल की तरह द्रौपदी मुर्मू 4-5 दिन शिमला में बिताएंगी। स्कूल में बिताने वो हर साल तो है शिमला पहुंचती हैं और यहाँ जो ऑफिशियली जो निवास है, आधिकारिक जो निवास है द रिट्रीट, वहां पे वो ठहरती हैं। और इसके साथ ही शिमला में आकर वो यहाँ के आसपास के जो कुछ कार्यक्रम हैं, चाहे वो हिमाचल में जो यूनिवर्सिटीज में कुछ कार्यक्रमों में भाग लेना है, वो जरूर वो सुनिश्चित करती हैं कि वो जरूर यहाँ पर आए। और पिछली बार भी जब वो आई थी तो माल रोड पे भी घूमी थी, लोगों से भी मिली थी और लोगों से बात भी की थी। कुल मिला के अभी भी जो 5 से 9 मई का उनका दौरा रहने वाले हैं, सभी विभागों को यहाँ पे जिला प्रशासन ने ये बैठक ली है और जिन सभी विभागों को दुरुस्त रहने के निर्देश यहाँ पे दिए गए हैं ताकि किसी भी तरह की कोई स्थिति न उत्पन्न हो। और जब 5 तारीख को राष्ट्रपति शिमला उतरेंगी तो उनका जब काफिला रिट्रीट की तरफ जाए तो उनको किसी भी तरह की कोई परेशानी ना हो। तमाम इंतजाम यहाँ पे देख रहे हैं। जिला प्रशासन ने सारे इंतजामों को जो है वो कल भी मुआयना किया है और आज से भी वो देखेंगे कि जब 5 तारीख को द्रौपदी मुर्मू शिमला पहुंचेंगी तो किसी भी तरह की कोई इस तरह की स्थिति पैदा ना हो और उनका काफिला जो निर्बाध रूप से रिट्रीट पहुंचे और उसके बाद भी जब रिट्रीट से वो निकलेंगी कहीं के लिए भी वो उनको जाना है तो उनको किस तरह की कोई परेशानी ना हो। ये तमाम जो विभाग है वो कल पहुंचे थे बैठक में और उनको यही कहा गया है कि कोई भी
ऐसी स्थिति न उत्पन्न हो जिससे जो है राष्ट्रपति का जो ये दौरा है उसमें किसी तरह का व्यवधान उत्पन्न हो। तो कुल मिला के जो हाई लेवल मीटिंग थी उसके बाद जिला प्रशासन ने ये बैठक की है और अब जो है जिला प्रशासन ये देख रहा है कि जांच रहा है कि सभी विभाग जो अपने अपने तौर पे मुस्तैद रहें और किसी भी तरह की जो 5 दिनों तक राष्ट्रपति यहाँ रहने वाली है उसमें किसी भी दौरान का व्यवधान उनके दौरे के दौरान उनकी यात्रा में ना पड़े। जी, कोई खास सौगात राष्ट्रपति की तरफ से और द रिट्रीट में वो ठहरने वाली हैं, वहां पर क्या कुछ खास तैयारियां की गई है? बिल्कुल, देखिए द रिट्रीट को हालांकि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने खुद लोगों के लिए खोला था कि लोग जो है वीकेंड्स पे वहां जा सकेंगे, वहां देख सकेंगे कि किस तरह की व्यवस्थाएं वहां पर हैं। अभी जो है 28 अप्रैल से लोगों का जो आना जाना है वो बंद कर दिया गया है, यानी सुरक्षा को लेकर पुख्ता इंतजाम वहां पर कर दिए गए हैं। और अभी जो दिल्ली से भी जो केंद्रीय एजेंसीज हैं वो पहुंच गई हैं। पूरे इंतजाम वहां पे देखे जा रहे हैं कि किसी भी तरह का जो सुरक्षा में कोई चूक ना हो और वहां पे अभी किसी की भी जो उनका जो प्रवेश है किसी को भी प्रवेश नहीं दिया जा रहा है और अभी से उसको बंद कर दिया गया है, यानी 9-10 मई तक वो बंद रहेगा और उसके बाद ही लोगों के लिए खोला जाएगा। कुल मिला के जो शिमला से रिट्रीट यानी जब वो शिमला में अनाडेल में उतरेंगी वहां से रिट्रीट के लिए रवाना होंगी। कुल मिला के सारी तैयारियां जो है दुरुस्त रखी गई है। जिला प्रशासन ने भी हाई लेवल मीटिंग की, तमाम तरह के जो ये प्रयास है वो सारे करे जा रहे हैं ताकि जो उनका दौरा है वो निर्बाध रूप से अच्छे से संपन्न हो और राष्ट्रपति को अपने दौरे के दौरान शिमला में किसी तरह की कोई असुविधा ना हो। जी, सरकार की तरफ से उनके वेलकम को लेकर क्या खास तैयारियां? देखिए क्योंकि सरकार का कोई खास इसमें वो रहता नहीं है, लेकिन सरकार ये जरूर देखती है कि चाहे वो जिला प्रशासन है चाहे हाई लेवल पे सचिवालय स्तर पे भी एक बैठक की गई है। चीफ सेक्रेटरी ने उसकी बैठक की अध्यक्षता की थी और उस बैठक में ये देखा गया था कि तमाम जो विभाग है, तमाम जो सुरक्षा के इंतजाम है वो पूरे रहे। तो इसमें सरकार यही देखती है कि जब उनका दौरा जो वो 5 दिन शिमला में रहे तो किस तरह का उनको व्यवधान न उत्पन्न हो, उनको जहां जाना है वो निर्बाध रूप से जा सके। उनके जब दौरे शिमला में अगर वो घूमने मॉल रोड की तरफ भी आती हैं या आट्रेक की तरफ जा रही हैं या मंडी के लिए निकलेंगी तो उनको किसी तरह का कोई परेशानी, किस तरह का यातायात संबंधी कोई समस्या या कोई भी सुरक्षा संबंधी कोई चूक यहाँ पर ना हो, इस तरह के इंतजाम जो है सरकार अपने सुनिश्चित कर रही है कि जब वो शिमला आए तो वो उनका जो यात्रा है वो अच्छी तरह से संपन्न हो। जी, मार्गों को दुरुस्त करने के भी खास निर्देश दिए गए हैं जहां से उनका काफिला द रिट्रीट तक पहुंचेगा। जीना, बिल्कुल, देखिए यहाँ पे 2 तरह की व्यवस्था है यातायात पे। एक तो यातायात में जवानों को दुरुस्त रहने के निर्देश दिए गए हैं। उनको कहा गया है कि अनावश्यक तौर पे जो संजौली बाईपास का जो मार्ग है जहाँ से उनका काफिला गुजरेगा वहां से जो सड़क किनारे जो गाड़ियां हैं अनावश्यक तौर पे खड़ी हुई उनको वहां से हटा दिया जाए। दूसरा जो सड़कों की स्थिति है वो जांचने के पीडब्ल्यू विभाग को निर्देश दिए गए हैं कि कहीं सड़कों की स्थिति कहीं खराब ना हो, कहीं से कोई मरम्मत कार्य जो शेष है वो ना बचा हो। तो तमाम तरह के जो ये निर्देश है ये दिए गए। साथ ही बिजली विभाग को ये कहा गया कि सड़कों पे जिस तरह से कई बार देखा जाता है कि बिजली विभाग की तारें लटकती मिलती हैं, उनको दुरुस्त रखने के निर्देश बिजली विभाग को भी दिए गए हैं। कुल मिला के सभी विभागों को सड़कों की स्थिति जांचने का भी निर्देश दिए गए हैं ताकि जब उनका काफिला गुजरे तो किस तरह की कोई व्यवधान ना हो और सुरक्षा की जो है वो कोई किस तरह की चूक ना हो। वो भी जिला प्रशासन जो पुलिस विभाग है उनके साथ मिलकर ये सुनिश्चित कर रहा है कि कितने जवान कहाँ पे लगाए गए, कहाँ लगाए जाएंगे, जहां से उनका काफिला गुजरेगा कम से कम जो है सभी जवानों को जो है कुछ दूरी पर जो है इस तरह से लगाया जा रहा है कि ताकि उनकी सुरक्षा में किस तरह की कोई चूक ना हो और उनकी जो यात्रा है वो सुरक्षित यहाँ पर रहे। जी, कितने बजे पहुंचने का कार्यक्रम है 5 मई को राष्ट्रपति का? देखिए 5 मई को जब वो आएंगी तो दोपहर बाद उनका पहुंचने का कार्यक्रम है और वो सीधा रिट्रीट जाएंगी, वहां पे वो आराम करेंगी और 6 तारीख को वो जो आट्रेक में सेक्शन है वहां पे वो भाग ले सकती हैं। 7 को वो शिमला मॉल रोड घूमने आ सकती हैं और 8 को जो है IIT मंडी उनका जाने का कार्यक्रम है और 9 तारीख को उनकी वापसी दिल्ली है। कुल मिला के उनका जो ये दौरा है वो जब वो आती हैं शिमला तो रिट्रीट में जब वो ठहरती है रिट्रीट के आसपास जो सुकून भरी वादियां है यानी जो शांति भरा वातावरण है उसका पूरा वो आनंद लेती हैं और वहां पर वो अपना समय व्यतीत करती हैं। तो ऐसे में 5 तारीख को दोपहर बाद उनका पहुंचने का कार्यक्रम है और उसके बाद वो वहीं पर अपना कुछ समय जो है वहीं व्यतीत करने वाली हैं। जी, बहुत शुक्रिया टीना तमाम जानकारी साझा करने के लिए। आपको बता दें राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू शिमला पहुंचने वाली हैं। 5 मई से लेकर 9 मई तक उनका कार्यक्रम प्रस्तावित है। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, फौरन लौटेंगे। आप बने रहे एएनबी न्यूज के साथ।
पंजाब बन रहा बिजनेस और तरक्की का नया ठिकाना। इन्वेस्ट पंजाब की पहल युवाओं और उद्यमियों के लिए अवसरों का विस्तार कर रही है। मान सरकार की पारदर्शी प्रक्रियाएं और निवेश के लिए अनुकूल माहौल तैयार करने की कोशिशें निवेशकों का भरोसा बढ़ा रही है। यह कदम पंजाब को औद्योगिक मानचित्र पर एक नई पहचान दिलाने में मील का पत्थर साबित हो रहा है। पंजाब च 86,000 करोड़ रुपए का जिहड़ा इन्वेस्टमेंट हुण तक हुई है, जिहड़ी कि कोई ऐ नहीं हैगा कि यह कोई एग्रीमेंट साइन हुए ने। ये पैसा आ चुका 5300 निवेश प्राप्त होए 2022 च ते 4 लाख लोगों को जिहड़ा डायरैक्ट रोजगार के मौके हासिल होण। टाटा स्टील वर्गी कंपनी लुधियाने दे विच सैकेंड बिगेस्ट आफ्टर जमशेदपुर। टाटा दा देश का दूजा सब तो बड़ा जिहड़ा प्लांट है लुधियाने च लग रहा। अंबुजा सीमेंट, फ्रेडनबर्ग, वर्वियो, कारगिल इंडिया, गोदरेज, बहुत नामी कंपनियां होर पंजाब दे विच इन्वेस्ट करने को तैयार ने। इन्वेस्ट पंजाब के जरिए मुख्यमंत्री भगवंत मान सरकार ने किया कमाल। उद्योगपति और निवेशक पंजाब में कर रहे निवेश। मेरा नाम हरजिंदर सिंह बंगड़, पिंड कुंबड़ा जी। और जो भगवंत मान जी वालों एक इन्वेस्टमेंट पंजाब के नाम से कदम चुक्या गया, बहुत बेहतरीन कदम है। इस नाल की होएगा, पंजाब गवर्नमेंट के जिहड़े पंजाब वालों युवा वर्ग है उन्होंने एक बेहतरीन नौकरी का अवसर मिलेगा और पंजाब की डिवेलपमेंट होएगी। मैं उन्होंने बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। मुख्यमंत्री भगवंत मान की अगुवाई में पंजाब सरकार ने ऐसा माहौल बनाया कि बड़े बड़े उद्योगपति और निवेशक यहाँ आने को तैयार है। अब ये राज्य बिजनेस और तरक्की का नया ठिकाना बन रहा है। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ से मैं जितेंद्र सिंह। हिमाचल की राजधानी शिमला से ANB न्यूज के लिए मैं टीना ठाकुर। छत्तीसगढ़ की राजधानी ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आगे बढ़ेंगे। मौसम विभाग के अनुसार आने वाले दिनों में गर्मी से राहत मिलने की कोई संभावना नहीं है। तापमान में और वृद्धि होने की संभावना जताई गई है। कल के मौसम की बात करें तो दिन का अधिकतम तापमान करीब 41 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। इस भीषण गर्मी को देखते हुए स्वास्थ्य विभाग ने नागरिकों के लिए दिशा निर्देश जारी किए हैं। विभाग ने लोगों से अपील की है कि वे अधिक से अधिक पानी पिए और खुद को हाइड्रेट रखें। विशेष रूप से लंबी बीमारी से जूझ रहे लोगों को सतर्क रहने की सलाह दी गई है। इसके अलावा स्वास्थ्य विभाग ने यह भी कहा है कि अगर बहुत जरूरी ना हो तो घर से बाहर ना निकले। बुजुर्गों और बच्चों को लू से बचाने के लिए विशेष सावधानी बरतने की जरूरत है। और रुक कर लेते हैं चंडीगढ़ से संवाददाता अमित सेठी का। अमित, जिस तरीके से मौसम विभाग ने जारी किया दिशा निर्देश, ऐसा लग रहा है कि आने वाले दिनों में बिल्कुल भी गर्मी से राहत नहीं मिलने वाली है। चंडीगढ़ में इस वक्त का कैसा मौसम है? बिल्कुल बताना चाहूंगा कि इस समय की बात करें तो करीब 9 बजे 8:43 हो रहे हैं और इस समय जो है काफी गर्मी देखने को मिल रही है। अगर कल की बात करें तो कल जो है चंडीगढ़ के अंदर 40-42 डिग्री तापमान जो है बिल्कुल रहा है। और अगर इस समय की हम बात करें तो बिल्कुल हवा जो है वो बिल्कुल नहीं चल रही है। और साथ ही मौसम विभाग ने साफ तौर पर कहा है कि आने वाले दिनों में कहीं ना कहीं राहत जो है चंडीगढ़ में नहीं मिलती दिख रही गर्मी से। और साथ ही अगर पंजाब की बात करें तो पंजाब के भी अलग अलग जगहों से जिस तरह से तस्वीरें आ रही हैं। और वहीं अगर पंजाब के तापमान की कई जगहों की बात करें तो 42 से 40 डिग्री तक तापमान जो है बिल्कुल पहुंच रहा है। और साथ ही स्वास्थ्य विभाग ने भी साफ तौर पे कहा है कि जो लोग लंबी बीमारी से जो ग्रस्त हैं उन्हें जो है खासकर ध्यान रखने की जरूरत है, बच्चों को ध्यान रखने की जरूरत है। तो बिल्कुल साफ तौर पे कह सकते हैं कि अभी गर्मी से राहत जो है आने वाले दिनों में नहीं मिलती हुई दिखाई दे। इस भीषण गर्मी में अमित, इंसानों के साथ साथ पक्षियों के लिए और परिंदों के लिए क्या कुछ खास इंतजाम किए गए हैं? बिल्कुल, अगर बात की जाए कई समाज सेवी संस्थाएं जो है वो भी बढ़ चढ़कर जो है भाग ले रही है। कई जगहों पर देखने को मिल रहा है, खासकर अगर हम चंडीगढ़ की बात करें तो जो बेजुबान जो पंछी हैं उनके लिए पानी की व्यवस्था जो है बिल्कुल की गई है। और कई जगहों पर जो है डॉग शेल्टर जो है वो देखने को मिल रहे हैं। तो बिल्कुल जो समाज सेवी संस्थाएं वो भी काम कर रही हैं और सरकारें भी जो है बेजुबान जानवरों के लिए जो है काम जो है बिल्कुल करती हुई दिखाई दे रही है।
अभी इस वक्त अस्पतालों में क्या स्थिति है, क्योंकि लगातार डिहाइड्रेशन की जो गंभीरता है वो भी यहाँ पर बढ़ती हुई चली जा रही है। डिहाइड्रेशन की हम बात कर लें, हीट स्ट्रोक की बात कर लें, तो उसको लेकर क्या तैयारियां? बिल्कुल, अगर हॉस्पिटल्स की बात करें तो हॉस्पिटल में पुख्ता इंतजाम जो है बिल्कुल देखने को मिल रहे हैं। बेड जो है प्रॉपर वहाँ पर है, मेडिसिन जो है वो वहाँ पर है। स्टाफ की अगर बात करें तो स्टाफ भी जो है प्रॉपर वहाँ पर जो है दिखाई दे रहा है। बिल्कुल, अगर हॉस्पिटल अगर हम स्टाफ की बात करें तो वहाँ पर बिल्कुल दिखाई दे रहा है। हॉस्पिटल प्रशासन ने जो है साफ तौर पे कहा है क्योंकि गर्मी जिस तरह से है तो बिल्कुल पुख्ता इंतजाम जो है देखने को मिल रहे हैं। स्वास्थ्य विभाग की तरफ से भी एडवाइजरी जारी की गई है और जिस तरह से उन्होंने साफ तौर पे कहा है कि डिहाइड्रेशन के जिस तरह से केसेस जो है पहुंचते हैं तो ज्यादा से ज्यादा पानी का जो है इस्तेमाल करें, गर्मी से जो बचें, क्योंकि लू लगने के केसेस जो है बहुत ज्यादा सामने आ रहे हैं। आने वाले दिनों में कोई गर्मी से राहत? बिल्कुल, जिस तरह से मैंने पहले भी जिक्र किया कि अगर मौसम विभाग की बात करें तो उनका साफ तौर पे कहना है कि अभी आने वाले दिनों में जो है कहीं ना कहीं गर्मी से राहत जो है बिल्कुल नहीं मिलती हुई दिखाई दे रही। हालांकि देखना होगा कि आने वाले दिनों में किस तरह की एडवाइजरी जो है मौसम विभाग की तरफ से जो है जारी की जाती है या क्या कोई मौसम में बदलाव जो है देखने को मिलता है। मगर इस समय की अगर हम बात करें तो बिल्कुल गर्मी से जो है राहत अभी नहीं मिलती दिखाई दे रही। बहुत शुक्रिया अमित तमाम जानकारी साझा करने के लिए। आपको बता दें, मौसम विभाग के अनुसार आने वाले दिनों में गर्मी से राहत मिलने की कोई भी संभावना यहां पर नजर नहीं आ रही है। तापमान में और वृद्धि होने की संभावना है। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की अध्यक्षता में बुधवार को मंत्रालय महानदी भवन में कैबिनेट की बैठक आयोजित की गई, जिसमें कई अहम फैसले लिए गए हैं। मंत्रिपरिषद ने मुख्यमंत्री ग्रामीण बस सुविधा योजना शुरू करने का निर्णय लिया है, जिसके तहत सुदूर ग्रामीण क्षेत्रों में सार्वजनिक परिवहन सेवा को सुलभ बनाने के लिए हल्के और मध्यम परिवहन वाहनों को अनुमति दी जाएगी। इस योजना के तहत छत्तीसगढ़ राज्य के स्थानीय निवासियों को प्राथमिकता दी जाएगी, विशेष रूप से अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, महिलाओं और नक्सल प्रभावितों को। इसके अलावा प्रदेश में तकनीकी शिक्षा को बढ़ावा देने और डिजिटल कौशल को सशक्त बनाने के लिए नवा रायपुर अटल नगर में राष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान की स्थापना के लिए भूमि आवंटित की जाएगी। कैबिनेट ने किसानों के हित में भी एक बड़ा निर्णय लिया है, जिसमें रेगा, बटाई, लीज और डुबान क्षेत्रों के किसानों को कृषक उन्नति योजना का लाभ मिलेगा। इसके अलावा सीधी भर्ती 2023 में सेवा समाप्त किए गए 2621 बीएड अर्हताधारी सहायक शिक्षकों को सहायक शिक्षक विज्ञान के पद पर समायोजित करने का निर्णय लिया गया है। यह बैठक प्रदेश की सामाजिक और आर्थिक प्रगति के लिए कई सकारात्मक कदम साबित हो सकती है, जो खासकर ग्रामीण क्षेत्रों, शिक्षा और कृषि के क्षेत्र में सुधार लाएगी। और ज्यादा जानकारी के साथ छत्तीसगढ़ के ब्यूरो चीफ अखिलेश तिवारी का रुख कर लेंगे। अखिलेश, कल जो कैबिनेट की बैठक हुई है उसमें महत्वपूर्ण फैसले लिए गए हैं, जानकारी विस्तार से दीजिएगा। बिल्कुल, निश्चित तौर पर छत्तीसगढ़ में कैबिनेट की बैठक हुई और कैबिनेट की बैठक में कई ऐसे अहम फैसले हैं जो लिए गए हैं। खास तौर से अगर बात की जाए फैसले को लेकर के तो कई ऐसे फैसले हैं जो लेना बेहद आवश्यक था, क्योंकि छत्तीसगढ़ की उन्नति और विकास के लिए अलग अलग योजनाओं के तहत कार्य किया जाता है। जिस योजना की बात किया जा रहा है उसमें परिवहन मोटरयान 18 से 42 जो सीटर क्षमता वाली है उसको अनुज्ञा पत्र के सुविधा अनुसार प्रदान की जाएगी। और वो सुविधा किस तरीके से दी जाएगी, जिस तरीके से जैसे नक्सल क्षेत्र हो गए, खासतौर से नक्सल क्षेत्र से जुड़े हुए, क्योंकि रोड तो बना दी गई है लेकिन आवागमन नहीं हो पाया है, जिसके वजह से इस तरीके से फैसला लिया गया है। और खासतौर से जो शहर से जो मुख्यालय है, शहर मुख्यालय है, उसे जोड़ने के लिए एक क्रियाकलाप किया गया है, क्योंकि लगातार जो आदिवासी हैं वो सबसे ज्यादा पीड़ित हैं। अभी तक वो लोग ना कोई मोटरयान देखे हैं, न किसी तरीके से वाहन से जुड़ पाए हैं, क्योंकि आधुनिकता इतनी बढ़ गई है और आधुनिकता बढ़ने के साथ साथ उन लोगों को अगर आधुनिकता में नहीं समेटा जाए तो ये सबसे बड़ा सरकार की विफलता मानी जाएगी। लेकिन इस तरीके से जो निर्णायक फैसला है वो लेने से शहर मुख्यालय से जुड़ जाएगा और शिक्षा के स्तर का भी विकास होगा। इसके साथ साथ एक और निकल करके सामने आ रहा है, जहाँ जो पुराने शिक्षक रहे डीएड बीएड संघ वाले, तो उनकी जो शिक्षा समाप्ति हो गई थी उनको आहारता करते हुए सीधे विज्ञान प्रयोगशाला में भर्ती किया गया है, जिनका पद जो है 2630 पद पे सीधे भर्ती की गई है। अब देखने वाला विषय यह रहेगा कि क्या सरकार की जिस तरीके से मंशा है और मंशा के साथ साथ सरकार की जो अमलता है, किस तरीके से
प्रारंभिक स्तर से लेकर के अन्य स्तरों में किस तरीके से योजनाओं का विस्तार होता है, ये देखने वाला विषय रहेगा फातिमा जी। कृषक उन्नति योजना जो किसानों को लाभ मिलेगा, इसमें क्या खास है उनके लिए? देखिए, किसानों को लाभ दिलवाने के लिए जिस तरीके से खरीफ फसल हो, रबी फसल हो, इस तरीके से जो फसलों का विस्तार होता है और किसान जो है हमेशा की तरह जो किसान है वो बुआई के पहले अपनी धन राशि इकट्ठा नहीं कर पाते हैं, जिसकी वजह से उनको कर्ज लेना पड़ता है। सरकार तो कर्ज देती ही है, लेकिन प्राइवेट स्तर पे कर्ज लेते हैं और जिसके वजह से जो सूदखोर है वो चक्रवृद्धि ब्याज चला देते हैं और कई तरीके से ब्याज चला देते हैं। और जो डूबन क्षेत्र है, ऐसे क्षेत्र में सबसे ज्यादा नुकसान होता है फसलों का। तो ऐसे क्षेत्रों के लिए, किसानों के लिए खास तौर से सरकार जो है एक नया निर्णायक फैसला लिए हैं, जिसके तहत अगर ऐसी स्थिति उत्पन्न होती है तो बकायदा चाहे डूबन क्षेत्र हो, चाहे फसल का नुकसान हो या फसल की उत्पादकता क्षमता कम हो जाए, ऐसी स्थिति में सरकार उनको मदद करेगी। फातिमा, बहुत शुक्रिया अखिलेश तमाम जानकारी साझा करने के लिए। आपको बता दें, छत्तीसगढ़ में कैबिनेट की बैठक हुई है। महत्वपूर्ण फैसले कृषि क्षेत्र और शिक्षा क्षेत्र से जुड़े लिए गए। आगे बढ़ेंगे। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने केंद्र सरकार द्वारा जातिगत जनगणना करवाने के निर्णय को ऐतिहासिक और अब तक का सबसे बड़ा फैसला बता दिया। उन्होंने कहा कि यह न केवल घोषणा है बल्कि जातिगत जनगणना के निर्णय का पालन कराना आजादी के बाद किसी भी प्रधानमंत्री का सबसे बड़ा कदम है। डॉक्टर यादव ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार को इस निर्णय के लिए सराहा और इसे समता, समरसता, सुशासन और सामाजिक न्याय के एक नए युग की शुरुआत बताया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि यह निर्णय वंचितों और पिछड़ों को नीति निर्माण केंद्र में रखने की दिशा में एक अहम कदम है। उन्होंने कांग्रेस और विपक्षी दलों को निशाना बताते हुए कहा कि जो लोग आज जातिगत जनगणना करवाने का श्रेय ले रहे हैं, वे ये भूल गए हैं कि पहले की सरकार इस निर्णय को लागू नहीं कर पाई थी। डॉक्टर यादव ने प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में देश हित में किए जा रहे फैसलों का समर्थन करते हुए कहा कि यह युग परिवर्तन का समय है और जनता सब कुछ जानती है। ज्यादा जानकारी के साथ भोपाल से संवाददाता नीरज श्रीवास्तव का रुख कर लेंगे। जातिगत जनगणना का जो फैसला केंद्र सरकार ने लिया है नीरज, उसको डॉक्टर मोहन यादव यहां पर काफी सराहते हुए नजर आ रहे हैं। देखिए, बिल्कुल ये एक बड़ा निर्णय कहीं ना कहीं इसको कह सकते हैं कि काफी लंबे समय से इसको लेकर बहस छिड़ी हुई थी। कांग्रेस पार्टी लगातार विपक्ष जो है सरकार पर हमलावर था कि आखिर सरकार जातिगत जनगणना क्यों नहीं करा रही है। और जब इस तरह का निर्णय जो है कैबिनेट में ले लिया गया, जातिगत जो जनगणना है उसको कराने का निर्णय मोदी सरकार ने ले लिया, तो उसके बाद भी कहीं ना कहीं कांग्रेस सवालिया निशान लगा रही है। जिस तरह से राहुल गांधी, कांग्रेस नेता राहुल गांधी का जो बयान आया कि आखिर कब तक ये जातिगत जनगणना की जाएगी, और कहीं ना कहीं श्रेय खुद देती हुई कांग्रेस नजर आई कि जब सरकार पर उन्होंने दबाव डाला तब कहीं ना कहीं जाकर ये जातिगत जनगणना सरकार करा रही है। तो तमाम विषयों पर राजनीति भी काफी जो है तेजी से हुई। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की बात करें या फिर केंद्रीय मंत्री पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की बात करें, उन्होंने भी कांग्रेस पर काफी भड़के और उन्होंने कहा कि कांग्रेस इतने साल मनमोहन की सरकार रही, इसके अलावा काफी लंबे समय कांग्रेस की सरकार रही, उस समय कांग्रेस ने ये जातिगत जनगणना क्यों नहीं कराई। तो कहीं ना कहीं इतना बड़ा निर्णय है और सियासत होना भी लाजमी है। जी, कांग्रेस पार्टी का कहना है कि हम तो कह ही रहे थे कि जातिगत जनगणना मोदी सरकार को करवानी पड़ेगी और देखो वो समय आ गया। बिल्कुल जाहिर सी बात है कि कांग्रेस भी काफी लंबे समय से इसकी मांग कर रही थी, लेकिन कहीं ना कहीं जिस तरह का जो निर्णय सरकार ने लिया है उसको लेकर अब कहीं ना कहीं कांग्रेस ये एक तो टाइम लिमिट पूछ रही है कि कितने समय में आखिर एक डेडलाइन दी जाए कि ये जातिगत जनगणना कब तक पूरी हो जाएगी। दूसरी तरफ कहीं ना कहीं खुद श्रेय लेने की कांग्रेस में मची हुई है। लेकिन सरकार का साफ तौर से यही कहना है कि यदि कांग्रेस जातिगत जनगणना को लेकर इतनी ही चिंतित थी, तो जब कांग्रेस की सरकार रही, तमाम प्रधानमंत्री रहे, तब उस समय कांग्रेस ने ये जातिगत जनगणना क्यों नहीं कराई। बहुत शुक्रिया नीरज तमाम जानकारी साझा करने के लिए। आपको बता दें, डॉक्टर मोहन यादव मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री, उन्होंने जातिगत जनगणना वाली फैसला पर केंद्र सरकार को सराहा है।
तो राजधानी लाइव में फिलहाल के लिए बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार। सड़क सुरक्षा फोर्स, आपकी सुरक्षा मिशन है हमारा। आइए इसे सफल बनाएं। सड़क सुरक्षा फोर्स के साथ कदम से कदम मिलाएं। इस योजना की शुरुआत 27 जनवरी 2024 को जालंधर से की गई थी, जो अब तक निरंतर जारी है। इसका उद्देश्य पंजाब में राष्ट्रीय और राज्य राजमार्गों पर सड़क सुरक्षा और यातायात प्रबंधन को बढ़ाना है। यह एसएसएफ देश में पहली फोर्स है जो राष्ट्रीय और राज्य राजमार्गों पर यातायात के नियमों का पालन करते हुए जनता की सुरक्षा के लिए कार्य करती है। नमस्कार, मैं हूं आराध्या। मैं पंजाब सरकार का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहती हूं क्योंकि उन्होंने सड़क सुरक्षा फोर्स का गठन किया है। इससे लोगों को काफ़ी फ़ायदा मिल रहा है। जी हाँ, अगर सड़क पर कोई भी दुर्घटना होती है, एक्सीडेंट होता है, तो आप तुरंत 112 नंबर पर कॉल कर उनको बुला सकते हैं। ये पंजाब सरकार का एक बहुत ही अच्छा कदम है। इस योजना से दुर्घटनाओं के कारण होने वाली मौतों में 48.10% की कमी देखी गई। सड़क सुरक्षा फोर्स सड़की हादसे घटाने का सब तो बढ़िया साधन है। जो कोई ट्राली ट्राला कोई